That's further than Egypt. That is further than Egypt. So please guess that Dr. Saeed is with us. It's a pretty big country. It wouldn't be hard to spot on a map. Actually, is my friend Sam, very close friend Sam. And we have done बहुत सारा हम लोगों ने काम किया साथ में, हालांकि ये हमसे बहुत छोटे हैं, है ना। आप लोग से थोड़ा बड़े होंगे मे भी, बट हम लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है कतर में। क्या Sponsor has been my mentor as well. नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और Yeah. Throughout my medical process, I studied in China. I have graduated from China very recently. And during my medical process, when Rizwan sir was, when he met back in Qatar, every time I needed help with something, for example, if my resume required I did some volunteering work, or I had to get into some research work, or if I had to do some social work, I would tell my dad, and my dad would call Rizwan sir, and by next evening, it would be that, okay, yes, go there and you can get it done. So I'm still part of one of the groups. He's just being humble. I'm still part of the group Feed a Friend, which was a small social initiative. We would come together once a month. We would build boxes, fill it with food supplies and some other essentials like baby diapers, napkins, oil, rice, sugar, the things you can keep in shelves that won't expire quickly. And he helped me get into that. And for over a year, every single month, I was there at the volunteer group, and it was probably one of the best volunteering experiences I had. Another thing with Rizwan sir was any time my dad or I ever contacted him, within the span of 30 minutes to an hour, I would have a voice note from him explaining things. Even this meeting, this isn't something that was scheduled way before. It's 12 now. He called me up at 10 in the morning and he's like, come today. I'm like, okay. And 2 hours I'm here. तो धीरे 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 है ना, जहाँ चाह है हमारा है बच्चों, है ना। तो ऐसे भी नहीं है, और हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है। और सही थे, बहुत साथ रहे, हम लोग बताते थे ना, वहाँ पर एक वॉलंटियरशिप करते थे। वहाँ गरीब लोग जो रहते थे ना, उसके हम लोग कतर में भी गरीब होते हैं, दुनिया में हर जगह गरीब पाए जाते हैं, राइट। क्योंकि ऐसी फैमिली जो क्या के बेचारे, है ना, वहाँ सेटल हो जाते थे, वीजा का प्रॉब्लम रहता था। तो फीड अफ्रीन एक ग्रुप था हम लोगों का, जहाँ जो हम लोग जो है गरीब को जाके बॉक्सेस पहुंचाते थे, है ना। बहुत बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह। इट्स ओन बाय इंग्लिश लेडी, है ना, नाउ सेटल इन। बहुत अच्छी लेडी थी वो, क्या नाम था उनका? हाँ, उनका नाम भी आलिया था, है ना। है ना, her name was आलिया, एंड दो शी वाज इन इंग्लिश, बट इंग्लिश मुस्लिम, व्हाट यू कॉल, मार्वेलस लेडी। तो हम लोग उसके काम करते थे, एंड यूज्ड टू सप्लाई बॉक्सेस। वहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता था, बड़े बड़े बिलियनर्स भी लेकर के पहुंच जाते थे, और बड़ों के गरीब के घर में जो है जाके देते थे, मतलब के वहां पर आप देखते थे गाड़ी लगी रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ी, है ना, पराठो, और है ना, लैंड क्रूजर्स, है ना, उसपे बड़े बड़े लोग आते थे, और देखे वो डिडंट फील दैट आपको गरीब को देना है, या है ना। तो कहने का ये सेंस है कि डॉक्टर सईद एंड वी वेयर, हम लोग बहुत सारा काम किया करते थे। और सईद वहाँ अपनी बहुत लकी है कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। देयर नथिंग प्लान, ऐसा कुछ नहीं था कि हम आपके साथ उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, और चूंकि वो आ चुके हैं, तो वहाँ जो है हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा अ, बच्चों के जो है, बहुत सारे बच्चे मेडिसिन के हैं, और दे आर वेरी नोविस टू दिस जर्नी, जो आप जर्नी कंप्लीट करके आए हैं। तो ये बहुत न्यू है इस चीज़ के लिए, राइट। जो आप है ना, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा है, स्पेशली द कंट्री विच इज द मोस्ट, व्हाट यू कॉल, क्या बोल सकते हैं, चाइना इज द मोस्ट सुपर पावर कंट्री, एंड है ना, मोस्ट हैपनिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एवरीथिंग इज चाइनीज, दिस चाइनीज, व्हाट यू कॉल, है ना, एवरीथिंग अराउंड इज चाइनीज, है ना। तो जो भी यू से एनीथिंग एंड इट इज चाइनीज। तो वैसी कंट्री से एक्सपोजर लेके आए हैं, बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनके पास। तो वो इस लाइफ के बारे में बताएंगे। और सो व्हाट डू यू से, है ना। बी फ्रैंक, मैंने हिंदी में बता के बाइलिंगुअल हो सकते हैं, हमारे बच्चे जो हैं दे आर नॉट सो वेल इक्विप्ड इन इंग्लिश। चाइनीज क्या है, चाइनीज भी इंग्लिश में इक्विप्ड नहीं होते हैं। इट डजंट जो है, मैं भी चाइना विजिट किया हूँ, guangzhou में विजिट किया हूँ, और बेजिंग विजिट किया हूँ। तो दे आर आल्सो नॉट वेल इक्विप्ड इन इंग्लिश। जी। यही साफ बात है। अगर आप कहीं जा रहे हैं,
Is it okay if I speak in Hindi? हाँ हिंदी है। Okay with everyone, yes? हाँ हाँ उर्दू इज ओके, उर्दू हिंदी है हाँ। My Urdu is a bit on the weak side, तो थोड़ी सी माफी चाहूँ। लेकिन चाइना की ये चीज है कि नो बडी वहां पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। बहुत मुश्किल से जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 11th 12th उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाई की, उन लोग को इंग्लिश आती है। लेकिन जो भी सीनियर्स हैं उनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है सब लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सब लोग लिख सकते हैं। वो लोग जब चाइनीज भी टाइप करते हैं तो इंग्लिश में ही टाइप करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं कैसे हैं आप, तो KAISE हम लोग करके लिख देते हैं हिंदी में। वो लोग चाइनीज भी वैसे ही करके लिखते हैं, और उसमें चाइनीज कैरेक्टर आता है और वो लोग वैसे ही बात करते हैं। अब रिजवान सर ने मुझे बताया था कि मुझे इतना पता था कि रिजवान सर ने मुझे इतना बताया। श्योर, थैंक यू। यस, डोंट वरी। रिजवान सर ने मुझे इतना बताया था कि ही मेंटर्स स्टूडेंट्स एंड देयर इज अ चांस ही माइट आस्क मी टू मेंटर यू गाइस एज वेल, कि आप लोग के लिए थोड़ी मेंटरशिप मैं भी करूं। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग अभी क्या कर रहे हैं। आप सब लोग अभी, सब लोग क्या 12th में हैं, 11th 12th में, या 11th 12th कंप्लीट हो चुका है? हाँ कंप्लीट हो चुका है, अभी जस्ट बी फार्म में एडमिशन लिया। अच्छा, तो अभी आप फर्स्ट ईयर में? नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं हूँ, अब जाऊंगी, अभी गए नहीं है, अभी अच्छा, अभी सेकेंड और बस थर्ड। एडमिशन। तो आप सब लोग तो बस अभी एडमिशन स्टार्ट ही हुआ है? नहीं, मेरा कोई? फर्स्ट ईयर कंप्लीट अस्सलाम हो गया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी। CSE के स्टूडेंट हूँ और अभी हम लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और अभी सेमेस्टर ब्रेक है तो सारे लोग घर आए हुए हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो आप बी फार्म कर रही हैं, अमरीन आप क्या कर रही हैं, क्षमा? CSE बीटेक कर रही हूँ। बीटेक कर रही हैं, अच्छा। हम्म। और दूसरे लोग, तुबा आप क्या कर रही हैं? बी फार्म। बी फार्म, अच्छा, फार्मेसी के स्टूडेंट्स काफी। शगुफ्ता आप क्या कर रही हैं? बीटेक सीएससी बीटेक CSC। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, सेकेंड ईयर में जाऊंगी। एक बार फिर से बताइए। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, सेमेस्टर ब्रेक में आई हूँ जैसे कि शमा ने बताया, और फिर जाऊंगी सेकेंड ईयर के लिए। माशाल्लाह, अच्छी बात है। महविश आप क्या कर रही हैं? अभी एडमिशन ही लिया है बीटेक में। आपने अभी एडमिशन लिया है? आपने किस फील्ड में एडमिशन लिया? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मेरी सिस्टर भी कंप्यूटर साइंस में ही है। मुझे उतना नहीं समझ आता, जबकि थोड़ी कोडिंग मैंने भी सीखी थी एक जमाने में, क्या बताएं। आलिया आप क्या कर रही हैं? बीटेक इन सीएसई फर्स्ट ईयर मेरा भी कंप्लीट हुआ है और मैं भी अभी सेमेस्टर ब्रेक में बैठ रही हूँ। अच्छा, तो आप बीटेक CSC काफी पॉपुलर लगा, बी फार्म के 2 लोग हो चुके हैं अभी तक। साइमा आप क्या कर रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ बी रही। फार्म कर रही आप भी बी फार्म? हूँ। बी अच्छा, फार्म में ठीक है, आपका भी अभी एडमिशन हुआ? जी। अच्छा, और रुकैया आप क्या कर रही हैं? मेरी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई है, मैं रेडियोग्राफी कर रही हूँ सर की कॉलेज से। माशाल्लाह, ओके, दैट्स नाइस। एक एक डिफरेंट फील्ड है। और आतिया आप क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। अभी अभी इसी ईयर 2025 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस से, और यस्टरडे ही सर बीटेक में एडमिशन करवाए हैं कल ही, तो बस। माशाल्लाह, ठीक है, वेरी नाइस। बीटेक आपका किस उसमें है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में, ठीक। अच्छा, CSC ही कंप्यूटर साइंस है ना? यस सर। चलो, मेरे लिए कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ी नई रहेंगी, जैसे कुछ जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं, कतर में अलग हैं, इंडिया में अलग हैं, चाइना में अलग हैं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा ये सब कुछ को सीखने में, लेकिन कोशिश करूँ, इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो CSC के काफी स्टूडेंट्स हैं, और बी फार्म के स्टूडेंट्स आप लोग हैं।
और बताइए आप रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी नाइस। चलिए, तो कुछ ऐसी चीज है जिसमें कोई से भी क्वेश्चंस आपके पास हो जिसके बारे में मैं कुछ बता सकूं? अगर ना भी बता सकूं तो पूछ लीजिए, मैं ढूंढ के बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद क्या आप लोग भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या आप लोग इंडिया में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह abroad। Me also. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बताइए, आप कहाँ जाना चाह रही हैं? आप रेडियोग्राफी करने के बाद कोई कोई इरादे किस तरफ जाना चाहती हैं? वैसे तो मैंने कोई कंट्री का सोचा नहीं है, बट मैं इसके बाद अभी मास्टर करूंगी, तब उसके बाद बाहर अब्रॉड जाऊंगी। अच्छा, तो मास्टर्स के बाद आप बाहर जाना चाहती हैं, या मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहती मास्टर के बाद ही। हैं? मास्टर्स के बाद, ठीक है, इंशाल्लाह। तो वो मास्टर्स के बाद पीएचडी करने के लिए लाइक एकेडमिकली आगे बढ़ना चाह रही हैं, या फिर जॉब एंड वो जॉब सारी वगैरह। चीजें, जॉब वगैरह के लिए? ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अमरीन, आप? मैं तो मास्टर्स बाहर से करना चाहती हूँ। सिर्फ मैं बैचलर्स यहाँ से करूंगी बी फार्मा। मास्टर्स मैं हम्म, अब्रॉड से करूंगी। आपने कहीं सोचा हुआ है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? इट इज हाँ, ओके अगर आपने। हाँ, एक जी, दुबई का एंट्रेंस आता है, अच्छा, DHU करके ऐसे। या तो वहाँ, नहीं तो जर्मनी, मोस्ट प्रोबेबली फॉर मास्टर्स। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जर्मनी के लिए आपको पता है ना कि उनके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है हाँ, मास्टर्स के मास्टर्स टाइम के पे। लिए नहीं आता लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अगर मैं बैचलर्स के लिए जाती तो कंपलसरी रहता। मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जर्मनी की जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इंग्लिश नहीं आती वहां। एक्चुअली हमारी जर्मन क्लासेस भी चलती है, और हम तो लोग हमें जर्मन सीख रहे थोड़ा हैं। थोड़ा सिखाया जा रहा है जर्मन भी। चलिए, वेरी गुड। आप और बोल पाती हैं जर्मन, जो एकदम गले से निकलना होता है? नहीं, इनिशियली। आ जाएगी, थोड़ी सी गले में खराश होगी, लेकिन इंशाल्लाह आपकी आर भी निकल आएगी। एक जमाने में जब मैं एडमिशन ले रहा था चाइना से पहले, तो उस वक्त मैंने भी कंसिडर किया था कि एक बार जर्मनी चले जाता है। तो जब मैंने जर्मन क्लासेस अपनी ली थी, तो 3 दिन की क्लास की, और उसके बाद मैं हार मान गया था। तो फिर मैं छुट्टी मार लिया, और फिर जब घर आया हूँ तो बहुत डांट पड़ी कि पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जर्मनी की तरफ मेरा उतना मन नहीं किया, तो मैं आ गया चाइना। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज पढ़ी मैं, वो हो गया। अच्छा, आप में से और कोई है जो बाहर जाने का प्लान कर रहे CSC स्टूडेंट। हैं? हाँ, आप कहाँ जाना चाहते जापान और अनदर सिटी में अमेरिका का दूसरा कंसिडर किया, बट हैं? फर्स्ट नंबर पे जापान है। जापान एंड यूएस। यस। चलिए, ठीक है। जापान तो थोड़ी छोटी कंट्री है। यूएस में कहाँ जाने का प्लान है आपका? मोस्टली तो मैंने अभी थिंक किया कि जापान में ही जाना है, बट अगर वहां नहीं होता है तो फिर यूएसए का थिंक किया है। तो अभी यूएसए में उतना कंसिडर नहीं किया, बट जापान का कंफर्म था। अच्छा, जापान का कंफर्म। आई लाइक द कॉन्फिडेंस, दैट इज गुड एटीट्यूड कि कंफर्म। अब इंशाल्लाह आगे जाके जो हो, वो आगे का प्लान है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी आपका एक प्लान बना है, जिस गुड। आपने जापान के बारे में रिसर्च की कि वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम सब कैसे हैं? अच्छा, उससे पहले, जापान में आप मास्टर्स करना चाहती हैं, आगे फर्दर स्टडीज परस्यू करना चाहती हैं, या आप जॉब के लिए जाना चाहती फॉर द जॉब पर्पस। हैं? फॉर द जॉब, ठीक है। आपने जापान जी। का लेकिन जॉब मार्केट रिसर्च किया है? एक्चुअली वहाँ मेरे मामू रहते हैं, तो इसके बेसिस पर चलिए, अच्छा है, वो आपके पास वहाँ पे एक गाइडेंस दे सपोर्ट। सकते हैं। जी। चलिए, चलिए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खैर है। आपका आपका कोर्स अभी कब तक कंप्लीट होगा? ये आप सेकेंड ईयर बीटेक है। है ना? हाँ, तो अच्छा, 4 ईयर का होता है, तो अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, 3 साल बाकी। चलो, तो अभी 2025 हो गया, 2027, ट्वेंटी 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 एट एट ट्वेंटी फाइनल एट हो। इंशाल्लाह। और शगुफ्ता, आपका कुछ प्लान है बाहर जाने का?
अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि बीटेक के बाद जो भी इंटर्नशिप या कुछ भी प्लेसमेंट वगैरह लगा तो यहीं पे कर लूंगी, पर उससे अच्छा इंशाल्लाह। हुआ तो आगे सोचूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। तो बच्चों से अभी सारे डिस्कशन हो रही है कि उसके बाद कहाँ का प्लान होगा। और किसी का कोई प्लान बाहर जाने का, ऐसे घूमने का नहीं लेकिन पढ़ाई या काम से रिलेटेड? सुबह कोई आइडिया आपके पास कि आप बाहर जाना चाहती हैं या आप इंडिया में ही रहना चाहती हैं? नहीं नहीं, अब्रॉड जाना है। घूमने के लिए या काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, क्या क्या पढ़ाई इरादा करने के लिए। है? इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पे आप लोग को ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। मैं भी अभी अभी ग्रेजुएट होके निकला, बहुत रिसेंटली पास आउट। तो मैं भी टू अ पॉइंट स्टूडेंट ही हूँ। एंड ऑन अ पर्सनल नोट, मेरी 3 बहनें हैं। उनमें से वो सब आपकी एज की ग्रुप, आपके ही एज ग्रुप के हैं सब। तो दिस इज, आप लोग बेसिकली छोटी बहनें हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स। तो इट्स ओके इवन इफ यू जोक अबाउट थिंग्स, चलेगा। चलिए, तो आप में से जिन लोगों का अभी एडमिशन हुआ है इस साल, वो लोग 2029 में ग्रेजुएट होंगे ना? या चलिए, बाहर जाने के लिए आई विल गिव यू 2 bits ऑफ एडवाइस जो मैं भी एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, मे बी 3, विल से। फर्स्ट, आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, ठीक है, उस कंट्री के बारे में एटलीस्ट उनकी जो लैंग्वेज है वो आप थोड़ा पहले से देखना शुरू कर दें। क्योंकि किसी भी कंट्री में आप जब जाएंगे तो वहां पे वहां की लोकल पॉपुलेशन अपनी ही लैंग्वेज प्रिफर करती है हमेशा। उनका हमेशा रहता है कि हमारी लैंग्वेज में ही बात करें। आप चाहे जितनी टूटी जर्मन में बात कर लें, जितनी टूटी फ्रेंच में बात कर लें, वो लोग उसी में खुश रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये पर्सन जो है हमारी लैंग्वेज में बात करे, वो बहुत आराम से रहता है। ओके, दैट इज वन। सेकेंड, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ देखिए आप किसी भी रिसर्च में अगर जा सकते, मेडिकल फील्ड में, हमारे मेडिसिन फील्ड में, और जो पैरामेडिकल फील्ड्स है, फार्मेसी के फील्ड्स है, बायोलॉजिकल साइंसेस की फील्ड्स है, इन सब में रिसर्च में बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। स्पेशली जब हम लोग अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपने किसी भी रिसर्च पेपर में अपना नाम लिखवा लिया, चाहे जितना भी हो। ओके, रिसर्च पेपर्स, आई डोंट नो अगर आप लोग ने रिसर्च पेपर्स कभी पढ़े हैं, हमें उतनी जरूरत पड़ती नहीं है पढ़ने की, लेकिन रिसर्च पेपर में जब आप देखिएगा सबसे टॉप में लिखा होगा टाइटल ऑफ द रिसर्च, मेन ऑथर, और फिर 3 को ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड लेआउट है। और लास्ट में लिखा रहेगा एट आल, विच मीन्स एंड अदर्स। तो रिसर्च पेपर में हमेशा लिखा होगा टाइटल, ऑथर, को ऑथर। क्या रिसर्च आलिया ने किया है यहाँ पर? हमें वन अवार्ड ऑल्सो अभी, हाँ। क्या टॉपिक था आलिया, आपको बताइए उनको, और वो जो टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड शिवियर। कॉस्मिक फिंगरप्रिंट्स, अनरेवलिंग द गोल्डन एंड सिल्वर रेशियो इन द यूनिवर्स, ये टॉपिक था। फिंगरप्रिंट किया है। अच्छा, और कम अगेन, कॉस्मिक फिंगरप्रिंट्स एंड गोल्डन रेशियो एंड सिल्वर रेशियो। गोल्डन रेशियो एंड सिल्वर रेशियो। ओके, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने गोल्डन रेशियो के बारे में तो सुना है, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ द सिल्वर रेशियो। नॉट रियली माय फील्ड ऑफ नॉलेज, बट आप क्या मुझे अपना रिसर्च पेपर भेज सकते हैं? आई वांट टू हैव अ रीड ऑफ इट, जस्ट फॉर फन। मेरे पास होगा इनका शायद। अच्छा, ठीक है, मैं रिजवान सर से कलेक्ट कर लूंगा। And she won about कितना डॉलर आपको मिला था बेटे अवार्ड? I think $400 she got for this. $450। $150 she got. Indian fee around 40,000 she, माशाल्लाह, है ना? और मैं सबको हेल्प का ये चाहता हूँ, सब लोग आप लोग करें, है ना? This work is probably the best way to go with if you're interested in studies. The thing I mentioned कि ऑथर होते हैं फिर को ऑथर्स होते हैं, उसमें अगर आप लास्ट को ऑथर भी अगर हैं,
तो हमारे एज ग्रुप पे अंटिल यू हिट द बॉर्डर ऑफ 25, 26, 27 ईयर्स, आप लास्ट को ऑथर भी अगर हैं तो उसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू होगी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई इसको इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है। इसलिए मैं बच्चों को क्या करता हूँ, मैं प्रिविलेज देता हूँ कि आप पढ़िए इसके ड्राइव की, और आप अगर हेल्प करेंगे तो मतलब विल बी टू मच फॉर अस। So that is one thing. Alia has done great, very nice. She's already taken a step ahead. Good. The rest of you guys, especially the one, I'm not so sure about CSC because not, as I said, not really my field of expertise. लेकिन जो लोग फार्मा कर रहे हैं और उनका यह जब आप अपनी रेडियोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं, a lot of options to do research there. Especially फार्म में तो बहुत है। हमेशा कुछ ना कुछ ड्रग आप भी हेल्प करेंगे यार शहीद, आप अगर So that is definitely something great. अभी तक सारी मोनोलॉगिंग मैं ही कर रहा हूँ, अभी तक सिर्फ बात मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। आप लोग के पास कोई सा भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिए प्लीज। उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी जर्नी अपनी बता दें चाइना की, मतलब कैसा रहा, क्या रहा चाइना तक की जर्नी, चाइना तक की जर्नी या चाइना के अंदर? चाइना के अंदर की जर्नी, चाइना के अंदर की जर्नी जो है। ऑलराइट, सो 2018 I graduated high school. I graduated 12th 2018 में। I finished it in Qatar itself. CBSE बोर्ड, तो जो पेपर यहाँ इंडिया में था वही सेम हमारे पास था कतर में। I finished it, alhamdulillah, scored relatively well, 90% plus, कुछ तो था, याद नहीं है मुझे। After that I came to India, wrote NEET exam. Okay, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, they were just decent, लेकिन I मुझे लगा I could do better. So I went ahead, did coaching in Akash, alhamdulillah came back, very decent, very good rank. और यहाँ इंडिया में मेरा एडमिशन भी हो गया, बट बिकॉज पूरी जिंदगी बाहर गुजारा हूँ तो हुआ कि फिर से बाहर ही गुजारते हैं। सो आई वेंट टू चाइना कि यू नो इट इज फर्दर, इट इज न्यू, बहुत ही अलग जगह होगी। और चाइना जाकर के इट वाज अ कल्चर शॉक, एक बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक हिट होता है, क्योंकि जिस तरह लोग कतर में होते हैं, जिस तरह यहाँ इंडिया में होते हैं, जिस तरह चाइना में है, हर जगह के लोग बहुत ही अलग होते हैं, तो उसका एक कल्चर शॉक रहता है। तो इसलिए मुझे पूछना था कि आप लोगों से कौन प्लान कर रहा है बाहर जाना, क्योंकि आप लोग इन चीजों के लिए थोड़ा तैयार रहना है। चाइना जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपको इंडिया की मिल जाएंगी और बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। कभी कभी होगा कि आप पूरा पूरा हफ्ता बस दाल ढूंढ रहे हैं कि कहीं मार्केट में दाल मिल जाए कि दाल चावल बनाए, और कभी होगा पूरा हफ्ता आप चिकन टिक्का खा रहे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट एक खुल गया है, वहां पे आप पूरे हफ्ते इंडियन खाना खा रहे हैं। लेकिन आपको इन सारी चीजों की आदत डालनी होगी, और बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है ये सब जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और दूसरे लोगों से मिलते हैं, स्पेशली जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं। यहाँ इंडिया में होता है कि हम लोग को ज्यादा, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा, हाँ हम लोग दिल्ली में है, कोई बिहार का मिल गया, कोई यूपी का मिल गया, कोई कर्नाटक का मिल गया, ऐसे रहता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो वहां पे आपकी बिसाइड जो पर्सन बैठा है वो हो सकता है श्रीलंका का हो, और दूसरी तरफ जो बैठा है वो अफगानिस्तान का। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं हम लोग को जब हम लोग बाहर जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में जब मैं था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन था हमारे पास। जैसे इंडिया में उसका इक्विवेलेंट क्या होता है एसोसिएशन, यहाँ पे क्या बोलता है, जो ग्रुप्स होते हैं जैसे वही बोलते हैं एसोसिएशन। तो यहाँ पर भी जैसे एसोसिएशन होते होंगे कि क्लब बना हुआ है या वो अलग ग्रुप बना है, ये नेचर क्लब है, वो ड्रामा क्लब है, वगैरह वगैरह अलग इंटरेस्ट में जो चीजें होती हैं। तो उसमें फर्स्ट ईयर से ही मैंने अप्लाई कर दिया कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली वहां पर उनकी बहुत वैल्यू थी, द पीपल हु कैन सिंग एंड डांस, नाइदर ऑफ विच मुझसे होता है। ना ही गा सकता हूँ, ना ही डांस कर सकता हूँ, ना ही म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ। तो मैं वहां की कमेटी का पार्ट हो गया एज अ फोटोग्राफर। मैं पिछले 10 साल से फोटोग्राफी कर रहा था, तो मैं वहां अपनी यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी कमेटी का पार्ट हो गया। और लास्ट ईयर आते आते मैं उस कमेटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज दैट।
लेकिन और उस डेसिग्नेशन से एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर फोटोग्राफी, उस डेसिग्नेशन को यूज करके मैं अपने टीचर्स से काफी इंटरेक्शन में रहा, काफी क्लोज हो गया, और उसी के बेसिस पे फिर मुझे एंड ऑफ द डे एक लीडरशिप अवार्ड भी मिला। हमारी यूनिवर्सिटी 2 अवार्ड्स देती थी, एक्सीलेंट लीडरशिप अवार्ड और ऑनररी ग्रेजुएट। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई मेरी हॉबी जो थी फोटोग्राफी की, उसको यूज करके मैं एक कमेटी के अंदर आ गया। अच्छा, ये कमेटी जो है स्टार्टिंग में मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट की, इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट की थी कि मुझे इंटरव्यू तक नहीं मिला। होता है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा, फिर आप कमेटी के मेंबर हो जाएंगे। मेरी एप्लीकेशन पे ही रिजेक्ट हो गई। तो उसके बाद हुआ कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब रिजेक्ट हो गया हंस लेंगे। अगर कुछ बुरा होता है तो आप खुद को एक मैक्सिमम 2 दिन दीजिए सैड होने के लिए। बहुत बहुत अच्छे से सैड हो जाएगी एकदम पूरी तरह से। उसके बाद हंसना शुरू कर दीजिए कि हाँ, अप्लाई किए, फेल हो गए, चलो कोई बात। अभी भी मैं और मेरे दोस्त हम लोग का यही रहता है कि अगर एग्जाम पास हुए जलेबी खाएंगे, एग्जाम पास नहीं हुए तो उदास होकर जलेबी खाएंगे। एंड ऑफ द डे सैड नहीं रहे, उससे कुछ कुछ फायदा नहीं होता। तो जब मैंने अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। जब परफॉर्मेंसेस हो रही थी मैं चला गया, कैमरा है जाके फोटोज ले लेता था। जब फोटोज ले लिया तो उसी में 10 लोगों से मुलाकात हो गई कि अच्छा ब्रो, यू हैव फोटोज, सेंड देम, यू हैव फोटोज, सेंड देम। तो ऐसे लोगों से बात हो गई। जब उनसे बात हो गई और मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मेरी टीचर ने नोटिस कर लिया कि ये बच्चा जो है ज्यादा शरारती है, ज्यादा ज्यादा बात करता है, ज्यादा इधर उधर दौड़ता है। और जब तक स्कूल में होते हैं रूल्स होते हैं कि बाल छोटे होना चाहिए, नाखून काट के रखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कॉलेज जाकर के कॉलेज वाली हरकत कर दिया, बाल लंबे कर लिए मैंने। यहाँ पे तो वो रूल्स है नहीं कि आपको कैसे रखना है। मैंने बाल लंबे कर लिए तो टीचर की और नजर में आ गई कि ये लंबे बाल वाला लड़का ज्यादा कूदता रहता है, इवेंट में ये बैठता नहीं है कहीं। तो टीचर की नजर में आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एकेडमिक्स मैंने अपने ठीक रखे, तो टीचर की नजर में जाने के बाद भी अच्छा ही इम्प्रेशन। अब फोटोग्राफी हॉबी को लेकर के अप्लाई किया, फिर उसके बाद इवेंट्स पे घूमा, और उसमें कुछ काम नहीं, मैं मुझे तो मजे आ रहे हैं। मैं तो गाने चल रहे हैं, हम लोग उसके साथ गाना गा रहे हैं, गजलें चल रही हैं, हम लोग गजलें गा रहे हैं। तो इसी खुशी में मैं अपने टीचर से क्लोज रहा, फिर टीचर के साथ काम करने लगा। फिर जब यूनिवर्सिटी की मैगजीन बनी तो वही फोटोज जो मेरे पास थी अपने दोस्तों की, इधर उधर खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्प्राइट की बोतल खाली कर रहे हैं कि मजे चल रहे हैं हमारे कॉलेज के। तो उसी को लेकर के फोटोज टीचर को दिए, तो वो मैगजीन में प्रिंट हो गया। तो इस तरह टीचर को पता चल गया मैं कौन हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पता चल गया मैं कौन हूँ, जो डीन है उनको पता चल गया कि फोटोज कहाँ से आ रही हैं। तो इस तरह से जिस चीज से मैं हंसी मजाक करता था, जिस चीज से हम लोग बस ऐसे ही खेलते रहते थे, उससे लेकर के मैं टॉप ऑफ द टेबल पहुंचा। और मुझे अवार्ड्स और मेडल्स और सर्टिफिकेट सब मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। लेकिन आज तक ये नहीं लगा कि मुझे उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब ज्यादा थक जा रहे थे हम लोग, या उदास थे, या कुछ नेगेटिव हो गया, या वी हिट अ रोड ब्लॉक कि समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, तो हम लोग बैठे थोड़ा सा कि यार जिंदगी मुश्किल हो गई है, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है यार, दिमाग नहीं चल रहा, एकदम फॉग हो गया, ऐसा करते हैं लेस की पैकेट लाओ है, चिप्स खाते हैं, आज बैठ के मूवी देखें। हम लोग ने हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम से एक रात पहले बैठ के, मैं, अभिषेक, ऋषभ, हम सब लोग फुल ग्रोन अडल्ट्स, अब डॉक्टर्स बनने वाले हैं, हम लोग रात में बैठ के एग्जाम से पहले एनिमेटेड मूवीज डिज्नी की निकाल के देख रहे हैं। हम लोग बैठ के कार्स देख रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के मूवीज देखेंगे, बच्चों वाली ही सही मूवीज देखेंगे। कि स्ट्रेस लेने से फायदा हो नहीं रहा, ना ही पढ़ाई हो रही है हमारी, ना ही सो पा रहे हैं, ना ही खुश हैं, ना ही खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो अगर स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस को लेकर थोड़ी देर साइड रखिए, नमाज पढ़ लिए, मूवी देख लिए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा हो गया कि ये क्यों किए वो क्यों किए, फिर हंस लिए,
उसके बाद वापस जाके पढ़ने के लिए बैठ गए। अब जैसे जैसे आप लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में, तो बहुत टाइम्स आएंगे, स्पेशली एग्जाम से वो जो एक हफ्ता पहले का टाइम होता है, जिसमें आपको मौसम अच्छा नहीं लगेगा कि क्या धूप है, हवा आपको अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज से आपको बुरी स्मेल आ रही है, बर्तन देख के आपको गुस्सा आएगा कि मैं खाना क्यों खाता हूँ, बर्तन धोने पड़ रहे। बहुत होने वाला है। अरे वो प्रोफेसर ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, उन्होंने ये क्यों बोल दिया, यार ऋषभ ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, कुछ ना कुछ होगा। आप फ्रस्ट्रेट होइए, 5 मिनट, 10 मिनट, ठीक है एकदम, लेकिन प्रॉपर फ्रस्ट्रेट होना है। वो वाला नहीं कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट है थोड़ा मैनेज, नहीं, एकदम पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाइए। अगर रोना आ रहा है, आराम से रोइए, दरवाजा बंद करिए, अंदर जा पूरी तरह से रो लीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, पानी पीजिए, वापस आके हंसना शुरू करो किसी भी बात। ओके, एक बार जब हंस लेंगे ना, दिल को थोड़ी शांति मिलेगी, थोड़ा आराम मिलता है इससे। और उसके बाद हंसते हंसते काम करिए। कई चीजें आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि मुझे इसकी आगे जाके क्या जरूरत। आप लोग को याद है जब हम लोग एट सब में थे, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया जाता था, a² + 2ab + b² = a + b द होल। वो सारे जो गंदे गंदे फॉर्मूलाज लोग को याद कराते थे प्रोफेसर, और फिर आर डी शर्मा निकाल के दे देते थे कि इसको बैठ के सॉल्व करो। ये जो सारी यूजलेस चीजें लगती थी, वैसी चीजें आएंगी आपकी लाइफ, बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं प्रॉमिस करके दे रहा हूं कि आएंगी चीजें। जब वो चीजें आए और क्वेश्चन आए कि इसका क्या फायदा है, उसका सिर्फ एक फायदा है, वो आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार उसी वक्त करना है, उसके बाद नहीं देखना। उसका यही फायदा है कि वो सिर्फ एक बार आएगा। आप लोग ने उस वक्त कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एट्थ में, 10th तक आया होगा, उसके बाद करने की जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं पड़ती उसकी, वो एक बार आता है। ओके, उसके बाद फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इन इंग्लिश वी हैव अ फ्रेज, टू ईट द फ्रॉग। बहुत ही गंदा फ्रेज है, बहुत ही, मेंढक खा जाओ, ये कैसी बात है, मेंढक खा जाओ। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको उठा के खत्म कर। सुबह सुबह उठे, जो मुश्किल लगा उसको खत्म कर। मेरे लिए होता था सुबह उठ, मुझे कुछ भी याद करने में मेरी जान निकल जाती। मुझे ये नहीं पता आप लोग फार्मा कैसे पढ़ते हैं, मेडिकल हो गया मेरा, सब कुछ हो गया है, मुझे फार्मा अभी तक नहीं समझ आती आप लोग याद कैसे करते हैं। 10-10 ड्रग्स हैं, सब लोग के नाम एक जैसे लगते हैं, सबके लास्ट में एकदम सेम है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, इसकी ये साइड इफेक्ट्स है, याद कैसे करते हैं मुझसे नहीं होता। सो दिस वाज माय फ्रॉग, द हार्डेस्ट थिंग फॉर मी टू हैंडल। तो सुबह उठते ही सबसे पहले, बाकी चीजें बाद, टूथब्रश करना बाद, पानी पीना बाद, उठो, बेड में है, घूम करके वहीं पर बैठ के अपना फार्मा रिवाइज कर ली 15-20 मिनट, उसके बाद उठ करके जो करना है। आई एम नॉट फुल्ली श्योर आप लोग को मेंटरशिप में क्या सिखाया जाए, मैं भी इस फील्ड में भी नहीं हूं, मैं अभी खुद मेंटर नहीं हूं, लेकिन मेरा कॉलेज हो चुका है, मेरी यूनिवर्सिटी हो चुकी है, तो मैं आप लोग को ये चीजें बता सकता हूँ कि बहुत चीजों को आपको रोड ब्लॉक मिलेगा कि मन नहीं कर रहा या बहुत दिक्कत हो रही है करने में। उन सिचुएशंस में आप लोग को बहुत ये भी होगा, आप लोग ओवरवेल्म हो जाएंगे कि इतना काम कैसे करें। तो ऑनेस्टली बताऊं, बहुत बार होता है कि काम नहीं हो पाता हम लोग से, और नहीं होगा। ओके, ये मान के चलिए हर चीज में जीतने वाले नहीं हैं हम लोग। तो वो जो इतने सारे काम है आपके पास, उसमें से एक उठाइए, और सिर्फ एक उठाइए और उसको कर दीजिए। आपको बर्तन धोने हैं, आप सिर्फ बर्तन धोइए। लिविंग रूम में क्या हालत हुई हुई है, पर्दे गिर रहे हैं, छत से पानी गिर रहा है, आपका छोटा भाई आपको तंग कर रहा है, छोटे भाई तो होता है तंग करने के लिए, बड़े भाई भी हैं उसी काम के लिए, तंग करते हैं।
सब कुछ को इग्नोर करिए, आपको बर्तन धोना आप बर्तन धो। आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करिए, उसको दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना। वन टास्क एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग का जो वो है कि हम लोग मल्टीटास्क कर लेंगे, वो नहीं होगा। अंडरस्टूड? मल्टीटास्किंग इज नॉट अ थिंग दैट वर्क्स। मल्टीटास्किंग ऐसे हो जाएगा, आपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए, वो आधा घंटा चलेगा, आप तब तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुल रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रही हैं, दो काम हो गए, मल्टीटास्किंग हो गया। लेकिन ये नहीं होगा कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ में कपड़े भी धो रही हैं हाथ से। एक चीज अटकाई। ओके, ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। एज स्टूडेंट्स कोशिश करिए पढ़ाई पे ही रहता है। पढ़ाई और सेहत, इन दोनों चीजों में कॉम्प्रोमाइज है। और ऑफ कोर्स नमाज दो, वो तो दैट इज स्टैंडर्ड, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ओके, अब मैं आप लोग पे थोड़ा प्रेशर डालूंगा। आई थिंक इट्स बिन हाफ एन आवर, मैं हाफ एन आवर से बात कर रहा हूँ। अब आप लोग पे प्रेशर जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस 30 सेकेंड्स। उसके बाद एक एक करके मैं आप लोग को बुलाऊंगा। यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन। मैंने बहुत बोल दिया, अब प्रेशर आप लोग के ऊपर है, मैं थक गया हूं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद आतिया। ओके, सो यू हैव 30 सेकेंड्स, कम अप विद अ क्वेश्चन, और उसके बाद मैं रैंडमली पूछते रहूंगा, आप लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना है। ओके, ओके, चलिए 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आतिया, यू हैव टू आस्क मी क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स चिल करिए, रिलैक्स करिए। मैं बच्चों पे थोड़ा प्रेशर डाल रहा हूँ। मैंने आधे घंटे से बात कर रहा हूँ। मैंने बच्चों को बोला कि इनके पास 30 सेकेंड्स हैं, उसके बाद इन लोगों को मुझसे क्वेश्चंस पूछना है। तो सबसे पहले मैं आतिया से पूछूंगा कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछे। शी हैज 3, 2, 1। ठीक है, ओके आतिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर मैं जैसे पूछना चाहती हूँ कि कभी जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे हमारा कभी हेल्थ प्रॉब्लम हो या हम थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन हमारी तो हमेशा कंटिन्यू रहने वाली है, वो तो रुकने नहीं वाली आपकी क्या हमारी। कंटिन्यू स्टडीज कंटिन्यू रहने वाली है? यस सर, जैसे कभी भी हम्म, तो हम उस कंडीशन में कैसे अपने स्टडी पे कंसंट्रेशन फोकस रखें, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत देर से हो पाता है और वो थोड़ा करना मुश्किल भी होता है। दैट इज वेरी ट्रू। जब सेहत खराब हो जाती है तो पढ़ाई पे तो बहुत बुरा तो इफेक्ट पड़ता है। दैट क्या इज फिर वेरी। जैसे कि कभी कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, टेंशन हो हम्म, जाए, जैसे तो हम उस हालत में अपनी पढ़ाई को कैसे बरकरार रखें, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। ओके, चलिए, आपने जो पॉइंट लाया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू। स्पेशली हम लोग मेडिकल करके आ रहे हैं तो हेल्थ पे तो ध्यान देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ। आई अंडरस्टैंड पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एज यू सेड पढ़ाई तो चलती रहेगी, उसका तो एंड है नहीं, है ना? पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अगर कभी एट सम पॉइंट आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको नजला जुकाम फीवर हो गई, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, एंशियस हैं, थोड़े से डिप्रेस हो गए हैं, या ओवरवेल्म हो गए हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, कोई सी भी चीज अगर आ रही है, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं करती, वो हर चीज पे इफेक्ट करती है। तो अगर कभी ऐसा हो, आई वुड से अपनी पढ़ाई को थोड़ा पॉज पे डालिए। ओके, और पहले अपनी हेल्थ को रिकवर कर। अब पूरी तरह 100% रिकवरी तक हम लोग वेट नहीं कर सकते। एग्जाम्स competitive रहते हैं, डेडलाइंस आ रही होती हैं। ओके, तो आप उसके लिए कभी वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज मुझे फीवर हो जाए और परसों मेरा एग्जाम है, तो आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। पर्सनली मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूंगा कि आज पढ़ाई करें। मेरी सजेशन, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले,
ओके अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि मैं अपनी सेहत का पहले ख्याल रखूं। फीवर जो है उसके लिए पैरासीटामोल ले लें, सिट्रजिन ले लें, जिस चीज की भी जरूरत है वो फिक्स कर लें। पढ़ाई में कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ पाते, जब बीमार हैं तब बिल्कुल कुछ नया नहीं हो पाता। उस केस में जो पुराना आप पढ़ी हुई है और उसमें भी जो आसान वाली चीजें आप पढ़ी हुई है ना, उसको रिवाइज करें। ओके, गिव मी अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। जैसे अभी मैंने जैसे बताया, कोई एग्जाम में करिए, कोई से भी आपका एग्जाम जो अभी आया हो। सर जैसे एक बार हुआ ऐसा था कि जैसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हम्म, 4 और 5, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट पे हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है और जिस पे इंटरेस्ट हो जाता है हम उसी उसी को पढ़ते रहते हैं ये वो, और उसी फिर को कोई पढ़ते एक रहते दो हैं, जी हाँ। सब्जेक्ट, हाँ एक दो सब्जेक्ट जो होता है हम सोचते हैं चलो एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे, उस पर फोकस कर हम्म, लेंगे, और फिर एग्जाम के टाइम ही आपका मतलब तबीयत खराब हो जाता है, आप उस पर फोकस नहीं कर वो पाते। हमेशा की बात, हाँ, वो तो तो होता है। तो इसी की वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब तो हम्म। कैसे अपना जो इंटरेस्ट है वो तमाम सब्जेक्ट के लिए डेवलप करें, मतलब जो भी है हम्म। तो सारी ही जरूरी है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम। चीजों में इंटरेस्ट तभी आता है जब आप वो चीज करते हैं। आपको आप सीएससी की स्टूडेंट है ना? यस सर। आप सीएससी की स्टूडेंट है। अगर आप जावा पढ़ रही हैं, आपको सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप सी प्लस प्लस का यूज ना करें। ओके, किसी भी चीज में तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा जब तक आप उसको यूज ना करें। मैंने जैसे अभी बताया कि मुझसे फार्मा नहीं होता, फार्मा लेकिन मुझे तभी याद आएगा जब मैं वो दवाई को एक्चुअली पेशेंट को देना शुरू करूँ। हम लोग को वही दवाई याद रहती है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। पैनाडोल, डोलो सब लोग को याद है, सैरिडोन लोगों को याद है, टोरेक्स लोगों को याद है। लोगों को ये चीज इसलिए याद है क्योंकि उसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आई वुड से आपका इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप उसको ज्यादा करेंगे, उसका थोड़ा और यूज रहेगा। अब आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जब लाइफ में इंकॉर्पोरेट करते हैं, बट आई प्रॉमिस यू धीरे धीरे जब इंकॉर्पोरेट करते हैं तो चीजें हो जाती हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। जब इंटरेस्ट नहीं आता है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो दैट बिकम्स योर फ्रॉग। जो मैंने अभी एनालॉजी दी थी ना कि मेंढक खा लीजिए, ईट द फ्रॉग। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। आई नो बहुत बोरिंग चीज है, बहुत बहुत बोरिंग चीज है, लेकिन सबसे पहले आप उसको पढ़ना शुरू करें जब आपकी तबीयत अच्छी है, जब आप ठीक है, तभी आप वो बोरिंग चीज पढ़ लीजिए। ताकि बाई चांस खुदा ना खास्ता लास्ट में कुछ बुरा हो, तबीयत खराब है, मूड खराब है, छोटे भाई ने आपकी नोट्स फाड़ दी, कुछ ना कुछ हो गया, लास्ट में आप उससे उतना परेशान नहीं है क्योंकि आपने इसकी तैयारी पहले ही कर ली। ओके, अब जैसे आप मुझे एक सब्जेक्ट बताइए जो आपको पसंद है, एक सब्जेक्ट जो आपको नहीं पसंद। मैं नहीं बताऊंगा सर को, कोई बात वो नहीं है मैं। कि हमारा जो पिछला सेमेस्टर था, अभी का तो कुछ नहीं पता है, जो हमारा इससे जो हम्म। डिप्लोमा ईयर का मेरा फाइनल 6 सेमेस्टर था, तो उसमें जो हमारे सब्जेक्ट थे, तो जैसे हमारे ये तो फाइनल, तो हम्म। फाइनल ईयर के हमारे सेमेस्टर्स के 3 बुक्स थे। हम्म। ईडीएम, एंटरप्रेन्योर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी, और हम्म। फिर हमारी सॉफ्टवेयर नेटवर्क सिक्योरिटी थी। ये हम्म। सब हमारे मतलब सब्जेक्ट्स थे। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा था? सर ईडीएम, मतलब ईडीएम, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगा था? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा लगा। ठीक है, सीएससी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छा लगना भी चाहिए, अच्छी बात। चलिए, अगर ये फिर से रिपीट होना था आपका एग्जाम, अभी तो नहीं इंशाल्लाह रिपीट ना हो आपके एग्जाम्स, लेकिन अगर ऐसे सब्जेक्ट्स फिर से आए, सबसे पहले ईडीएम पढ़ लीजिए आप। उससे ये होगा कि आपको ईडीएम के लिए एक टाइम मिल जाएगा,
दूसरा, जब उस वक्त आप ईडीएम पढ़ के बोर होंगी तो आप बीच में जाके मूवी देख सकते। लेकिन अगर परसों ईडीएम का पेपर है, कल ईडीएम का पेपर है, आप मूवी नहीं देख सकते उस वक्त। मूवी देखेंगी तो मम्मा पीछे से आके सिर पे मारने वाली, वो नहीं चाहता। लेकिन अगर एग्जाम से 3 हफ्ता पहले ईडीएम पढ़ते पढ़ते आप बीच में मूवी देख ली तो आपको इजाजत मिल सकती है, चांस है उसमें। और आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी लग रही है तो वो आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ लेंगे, वो थोड़ा हेड को रेस्ट भी मिल जाता है उसमें। तो जो मुश्किल चीजें हैं वो पहले, ठीक है, और जो आसान चीजें हैं वो बाद में। और अगर बाय चांस इस केस में आपकी तबीयत अगर खराब हो गई, या आप मेंटली बहुत ही ओवरवेल्म्ड हैं, या आपका दिल नहीं बैठ रहा कहीं पे, एक होता है ना अंदर से एंग्जाइटी रहती है, उस केस में आप ईडीएम अगर पढ़ भी रही हैं उसको आप साइड कर दीजिए, आप उस वक्त बैठ के अपना सॉफ्टवेयर पढ़ लीजिए। और अगर वो नहीं हो रहा तो ईडीएम का जो पहले 2 चैप्टर थे जो बहुत आराम से एकदम हवा की तरह निकल गए, आप उसको उठा के रिवाइज करिए। जरूरी नहीं है कि ईडीएम का चैप्टर 7 जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वही उठा के पढ़, ऐसे ही बीमार है उस पर से और स्ट्रेस लेंगे, आप रिकवर ही नहीं हो पाए। आप चिल करो थोड़ा सा, ओके। बीमार होना इज ऑन द नेगेटिव, अगर नेगेटिव में चल रहा है तो थोड़ा रेस्ट करके चल सकता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और एग्जाम के ड्यूरेशन में बहुत होंगी ऐसी चीजें, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं किसको पकड़ूंगा? यू आर वेलकम बच्चा। नेक्स्ट अमरीन, यूर अप। ओके सर। यस, गिव मी अ क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि जो मेनली बी फार्मा के स्टूडेंट है उन्हें रिसर्च वगैरह कर लेनी चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जो हमें बाकियों से अलग बनाए या हमारे सीवी को ज्यादा अच्छा बनाए? ज्यादा एनी टाइप स्ट्रॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा करें। करिकुलर एक्टिविटी? All right. I have some advice on this, थोड़ा थोड़ा, not too much, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में काफी नया हूँ। लेकिन जहां तक मुझे पता चल रहा है, अगर आप इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं अपने डिग्री के बाद, द थिंग दे वैल्यू मोस्ट इन इंडिया इज आपका एक्सपीरियंस कितना है, ओके। तो इंडिया में आपने कितने साल काम किया है, दैट मैटर्स अ लॉट, ओके। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं उतना श्योर नहीं हूँ, आई बी ऑनेस्ट। बट दीज 3 कंट्रीज, ये लोग रिसर्च वर्क तो बहुत वो करते हैं। उन लोग को इससे मतलब नहीं कि आपने 7 साल क्या किया। अगर आपने 2 साल में 4 रिसर्च पेपर प्रिंट करवा लिए जिसमें आपका नाम है, ठीक है, वो उसको बहुत वैल्यू करता ओके। है, ओके। तो इंडिया में अगर आप देखना चाहते, इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कि डॉक्टर हैं गली के किनारे पे, ना ही एमबीबीएस, ना ही बीयूएमएस, ना ही यूनानी, ना ही बैंस, कुछ नहीं, बस किसी डॉक्टर के अंडर काम किए थे 2 साल, अब उनको पता है सुई कैसे लगाना है, डॉक्टर बन गए वो, या अपनी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। तो इंडिया में डिग्री डजंट जस्ट मीन फ्री पास, कि हाँ आप एमबीबीएस हैं आपको इज्जत मिल गई, नहीं। आप एमडी हैं आपको इज्जत मिल, नहीं। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस, लोग उसमें क्या, अच्छा 20 साल से डॉक्टर है, ठीक। कहाँ कौन से हॉस्पिटल से, कटिहार से पढ़े, राजस्थान से पढ़े, एम्स से पढ़े, उनको मतलब नहीं। 20 साल से डॉक्टर, अरे भाई साहब उनको सब पता है। इंडिया में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, बाहर के लिए हाउ मेनी थिंग्स यू हैव डन मैटर्स अ लॉट, ओके। आपका प्लान था ना इंशाल्लाह बाहर जाने का, अमरीन? यस सर। हाँ। तो इंडिया, एक चीज है इंडिया में बहुत होता है ना कि फर्स्ट डिवीजन से पास हुए गोल्ड मेडलिस्ट हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है कि हाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो कंसिडर करेंगे। आई किड यू नॉट, द सरप्राइज आई हैड जब मुझे पता चला कि आपने बस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, उसके बेसिस पे आपका इंक्लूजन हो गया, कि हाँ मैं चेस क्लब में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया में तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो पार्टिसिपेशन नहीं। सर्टिफिकेट को लेकर के कौन बना के उसमें ये लोग चने भर देते हैं, कोई इज्जत नहीं है इंडिया में उसकी। लेकिन बाहर इसकी इतनी वैल्यू है।
आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है, वेरी गुड, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ इंडिया में ब्रॉन्ज फेलियर, सिल्वर फेलियर, यहाँ पे कुछ वो नहीं है। सो आई वुड से जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स भी जमा होते हैं ना, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ऑनरी सर्टिफिकेट, फॉर अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन बेसिक्स ऑफ टाइट्रेशन, उसका जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंडिया में वैल्यू नहीं होती उसकी। यहाँ इंडिया में लोग उसको वैल्यू नहीं देते, लेकिन बाहर इसकी बहुत वैल्यू, बहुत बहुत वैल्यू है। जब मैं कतर में था तो हम लोग को जब पता चला कि अच्छा इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग थे जो थोड़ा और वेस्टर्न वर्ल्ड का सोच रहे थे, जब पता चला कि अच्छा इसकी भी वैल्यू होती है, तो हम लोग जाकर के अपने सारे जो भी एक्टिविटीज के प्रोफेसर टीचर्स थे, पीटी सर हो गए, सीसीई सर हो गए, डांस सर हो गए, म्यूजिक सर हो गए, उन सबके पास जाके सर एक सर्टिफिकेट मिलेगा प्लीज, कि बस सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं। वर्स्ट के सिनेरियो एक 10 रुपए की फोल्डर खरीदनी पड़ेगी जिसमें उसको सर्टिफिकेट को रखें, उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाहर जाने के लिए इफ यू आर गोइंग अब्रॉड, आई वुड रेकमेंड जितने सर्टिफिकेट्स आप जमा कर सकती हैं। ऑब्वियसली ये नहीं बोलूँ कि सारी यूजलेस, कि यू नो हुला हुप कंपटीशन में जीते हैं, फिफ्थ स्टैंड में फ्रॉग रेस में जीते हैं, वैसा नहीं, लेकिन जितने सर्टिफिकेट्स हैं आप जमा करेंगे। अब तो ये एक तो वो हो गया आपके अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के अंदर। इसके अलावा जो होता है कि सोशल ड्राइव्स होती है, किसी एनजीओ के तरफ से जाकर के किसी स्कूल में आप मैथ्स पढ़ा के आ गए, उसके लिए भी अगर सर्टिफिकेट मिल जा रहा है तो उसकी बहुत वैल्यू। अच्छा, अब ऑनलाइन मैंने इंटर्नशिप। ऑनलाइन इंटर्नशिप ऑल्सो होल्ड वैल्यू। सी, अब्रॉड क्योंकि लोग इतने अलग अलग मेंटालिटी के हैं, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि वो इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर ऑब्वियसली आपको ऑप्शन मिल रहा है कि ऑफलाइन इंटर्नशिप वर्सेस ऑनलाइन, ऑफलाइन इज बेटर, आप ऑफलाइन करें। अगर ऑफलाइन ऑप्शन नहीं है, नो इंटर्नशिप वर्सेस ऑनलाइन, ऑनलाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप शायद इसको वैल्यू ना दें, लेकिन उस पर्सन जो रिक्रूटर है या जो आपका एडमिशन करेंगे वो शायद वैल्यू करे उसको, यस तो आप रख लीजिए। उनको रिजेक्ट करने दीजिए ना, आप क्यों रिजेक्ट कर रही हैं, सर। ठीक है। और आई वुड रेकमेंड सिर्फ एक जगह पे मत करिए, ये मत करिए कि अच्छा मैं इस यूनिवर्सिटी में काम, मैं इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के 15 उसमें हूँ। आप उस यूनिवर्सिटी की 5 में करिए, और पड़ोस की यूनिवर्सिटी में 5 कर लीजिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 कर लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि अच्छा ये पर्सन जो है ना बहुत अलग अलग जगहों पे काम किया है। हाँ, या यू राइट। आपको कॉलेज में मिलेगा सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल में अगर आपने एक यूनिवर्सिटी के 50 सर्टिफिकेट लिया है, और दूसरे साइड आपने 15 अलग अलग सर्टिफिकेट लाए, तो वो 15 अलग अलग सर्टिफिकेट की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी कि ये पर्सन कई जगहों पे काम किया। तो ये चीजें कंसिडर करना। यस सर, थैंक यू सर। वॉलंटियरिंग, वेलकम, वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप, रिसर्च जो हो, जिसके एंड में कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, चलिए, इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना। परफेक्ट, हर चीज में। कोई सी भी चीज ऐसे नहीं छोड़नी कि अरे मन नहीं कर, जाइए जाइए बाहर में जाके 20 रुपए की कुल्फी खा लीजिएगा, सब ठीक हो जाए, जाइए काम करें। ओके, चलिए। यस। अब कौन तैयार नहीं लग रहा है? सब लग रहा है, सब लोग के पास सवाल है। चलिए ऐसा करते हैं, महविश को पकड़ते हैं। महविश, योर टर्न, क्वेश्चन। So I'm up with an basic question only. So आपने जैसे बताया like mostly in China people are not up with English. Like they don't take English. So as Mandarin is considered a very one of the hardest language. So how do you cope up with it? And somewhere I've heard that Chinese people used to discriminate between like in different people from different countries. I don't know if that's true or wrong, but I have heard that. So how do you cope up with like Mandarin and all those? Like आपको community में कुछ problem नहीं हुई? Like वहाँ पर आपने जब करा medical पूरा complete course. Okay, so two parts of the question. One, how did I cope up? And two, about the discrimination there. Right? Okay. How did I cope up? टूटी चाइनीज बोलेंगे?
अगर मुझे चावल खरीदना है, मैं शॉप पे जाके चावल मांगूंगा। आई विल गो एंड आस्क हिम कि मुझे चावल चाहिए। चावल को चाइनीज में नी बोलते हैं। ओके ओके। दामी बोलते हैं कच्चे चावल। ओके। नीफान बोलते हैं पके हुए चावल। हम लोग को रेस्टोरेंट की आदत है, रेस्टोरेंट गए चावल मांगे तो हम लोग, हमारे सीनियर बोलता नीफान बोलते हैं, चावल देते हैं वो लोग, है ना। तो हम लोग रेस्टोरेंट में सीखे नीफान बोलते हैं, पका हुआ चावल आता है। डन। हिंदी में हमारे पास है क्या, पका हुआ चावल या कच्चा चावल? आप किनारे की दुकान पे जाएंगे, आप क्या बोलती है, मुझे कच्चा चावल चाहिए। आप तो जाके बोलते हैं मुझे चावल चाहिए, है ना। तो मैं रेस्टोरेंट में सीखा मीफान बोलते हैं, दुकान पे गया, उनको बोला मुझे मीफान दीजिए। तो उनके हेड में तो हुआ ना कि इसको पका हुआ चावल चाहिए। इज इट करेक्ट कि मैं उस पका हुआ चावल मांग रहा हूं? नहीं। लेकिन अब मेरी हेडेक नहीं है, उसकी हेडेक, उसको चावल ला के देगा, तो वो मुझे खुद कच्चा चावल ला के देगा। आप रेस्टोरेंट में जाके अगर चावल मांगेंगी, वो थोड़ी ना कच्चा चावल ला के देगा, वो पका हुआ ही देगा। आप दुकान में जब मांगे, वो पका हुआ नहीं देगा, कच्चा ही देगा। स्टार्टिंग में आप गलती करेंगी, वो पक्की बात, हमेशा गलतियां होंगी। लेकिन इस चक्कर में बैठ के कि मैं बोलूंगी तो उसको लगेगा कि मैं कच्चा चावल मांग रही हूँ, तो इस चक्कर में कुछ ना हो, ये नहीं चलने वाली बात। आप जाके बोलिए, वो हंसेंगे, आप हंसिएगा, ठीक है। हंसते हंसते पता कर लेंगे कि अच्छा कच्चे चावल को दाम ही बोला जाता है, ठीक है। अगली बार से, कल भी तो लेना है चावल, अगली बार कल सही कर लेंगे। आज भाई यही चावल पकड़ाओ जा रहा है। वही गलतियों को बोल बोल करके हम लोग करेक्ट करेंगे। चाइना में जो ग्रेजुएट होना होता है, उससे पहले हम लोग को एक HSK एग्जाम देना है, इट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, कि आपने मिनिमम यहाँ तक चाइनीज पढ़ ली। हम लोग ने एग्जाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पास हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों को हो गया थोड़ा कॉन्फिडेंस कि भाई पास हुए हैं एग्जाम, अब जाके हम लोग थोड़ी चाइनीज बोलेंगे पब्लिक में। रेस्टोरेंट पे गए, हम लोग ने टेक आउट बॉक्स मंगवाया कि बॉक्स दे दीजिए, जो बचा हुआ हम लोग लेके जाएंगे। बॉक्स का वर्ड है हजर, चाइनीज में बॉक्स इज हजर। तो मेरा दोस्त गया, उसको हम लोग ने बोला भाई थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, बेइज्जत वेज्जत ना हो जाए, अच्छा रेस्टोरेंट है। वो गया, आंटी के पास गया, उनको बोला कि वो हाइजर। प्रॉब्लम ये है कि हाइजर का मतलब होता है बच्चे। वो भाई साहब पूरे कॉन्फिडेंस में जाके आंटी को जाके बोला मुझे बच्चे दो। और जो आंटी बेचारी परेशान कि ये मांग क्या रहा है। एंड ऑफ द डे डब्बा तो आ गया, लेकिन साथ में बहुत अच्छी स्टोरी आ गई कि ये बंदा जो है ना, इसको आंटी के पास नहीं भेज सकती, ये कुछ ऊटपटांग चीज मांग के आ जाए, इसको ना भेजो। तो अब चाहे मैं चाइनीज में जो भूल जाओ, हाइजर हर्जर वाली गलती तो नहीं है। तो इतना तो मान के चलिए, आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे ना, तो गलतियां होंगी। आप उस पर थोड़ी शर्म आ जाए, थोड़ा सा अरे कर लीजिए, थोड़ा गुस्सा हो जाइए, और उसके बाद हंस लीजिए और आगे बढ़िए। एक गलती को पकड़ के थोड़ी बैठ सकते हैं मैं, आराम से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन पे जब आता है, डिस्क्रिमिनेशन इज वेरी वेरी बैड, स्पेशली व्हेन दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड फॉर नो रीजन, है ना। सो रिमेम्बर व्हेन आई टोल्ड यू वो लैंग्वेज की चीज, कि लोकल्स ओनली स्पीक दैट लैंग्वेज, है ना। वो जो आंटी थी जिससे मेरा दोस्त जाके बच्चे मांग के आया, वो भी हंसी उसके ऊपर, क्योंकि उनको भी पता है कि रेस्टोरेंट में बच्चे ऐसे नहीं बिकते, बच्चों को नहीं दिया जाता। वो भी हंसी, लेकिन क्योंकि हम लोग ने कोशिश की थी चाइनीज बोलने की, वो भी कि ठीक है कोई बात नहीं, वो भी हंसने लगे, वो भी खुश है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रॉब्लम व्हेन दे सी यू एज अ थ्रेट। जब उनको लगे कि अरे ये मेरी जॉब छीन लेगा, जो US में इतना सारा वो हो रहा है कि इमिग्रेंट्स आर टेकिंग आवर जॉब्स, किक आउट द इमिग्रेंट्स वगैरह वगैरह,
उनको इसलिए डर है ना, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है कि ये फॉरेनर्स हमारी जॉब ले लें। लेकिन अगर आप सोसाइटी में इंटीग्रेट होने की कोशिश करेंगे तो वहां पे वो डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट दैट हाई। ठीक है। स्पेशली दोज जो जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जर्मनी में होता है कि once you go there you spend a few years working and all of that stuff, when you get into the tax paying kind of population, आप टैक्स पे कर रहे हैं, अपने घर या कुछ ले लिया, there's a chance to get the EU passport. You could end up with an EU passport. तो वहां पर कुछ लोगों का होता है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये आके जॉब्स ले लेंगे, फिर हमारी जॉब नहीं रहेगी, तो हो सकता है वो लोग थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन अगर वो लोग देखें कि आप इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप भी जानना चाहते हैं कि ब्रेड को क्या बोलते हैं, चावल को क्या बोलते हैं, कि पोलाइटली किसी से कैसे बोलते हैं, अगर आप सॉफ्टली इंटीग्रेट हो रहे हैं द चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर वेरी लो। चाइना में, आपने मुझसे पूछा ना कि चाइना में यू हर्ड देयर इज डिस्क्रिमिनेशन, सर नहीं है तो मैं बता सकता हूँ। चाइना में डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब हुआ जब कोई सामने में चाइनीज कपल चल रहा था। इंडिया में होता है ना, कोई अमेरिकन आ जाए तो होता है कि अरे हेलो फॉरेनर। चाइना में इंडियंस की वही वैल्यू है कि हम लोग फॉरेनर्स हैं, हम लोग। आप मेट्रो में बैठे वो आपको घूरते रहेंगे कि इतना काला कैसे है, इसकी दाढ़ी इतनी कैसे, वो आपको इसी बात पे घूरेंगे। तो एक होता है ना कि वेव कर दिया, हाई हेलो कर दिया, तो अगर सामने में चाइनीज कपल है और बाय चांस उस पर्सन की गर्लफ्रेंड ने हमारे तरफ हाई हेलो कर दिया, वो आदमी बहुत गुस्सा रहेगा हम लोग से। हम लोग को वो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उसको लगा कि ये बंदा जो है मेरी गर्लफ्रेंड से आसपास हो, वो डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं तो बूढ़े से अंकल जिनकी दुकान पे जाके हम लोग तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तेल सही से नहीं बोल पा रहे, वो तो हमारे साथ हंस रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन ही करने वाला। तो पता है बच्चा भी कोशिश ही कर रहा है। ओके, बी ओपन, बी फ्रैंक। ओके, लेकिन कल्चर समझ के, इफ यू आर रिस्पेक्टफुल, नो डिस्क्रिमिनेशन, यू आर गुड। ओके, और कौन है जी सर? कितनी देर तक हम लोग मेंटरिंग करते हैं? इंट्रोडक्शन दिया। ऑलमोस्ट सब में आधे लोग से ज्यादा बात हो चुकी है, काफी डेप्थ बातें हुई हैं। Before we sign off, anyone has a question that they really pressingly want to ask? दूसरी बच्चे है ना, आज के शुमा बच्ची, शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट जापान, यू नो, डे वन से उसने बताया कि मैं थॉट She has बहुत ज्यादा है इसका। her backup plan is the US जो है कि ये होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, राइट? और देन ऑलवेज है ना, थिंक बिग एंड ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। Is there anyone else जिनके पास क्वेश्चन है, जो जिनका बहुत मन कर रहा है कि यार पूछना है? फील फ्री बच्चों, एकदम दिल में कुछ आ रहा भैया भैया ये है कि लाइक आप यहाँ से वहां गए और फिर आपको कंपैरिजन का होगा ना कि आप वहाँ कतर में रहे, फिर चाइना में रहे, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अगर हम लोग देखा जाए तो वहां से क्या अच्छा चीज हम लोग सीख सकते हैं? ये चीज आप बता सकते हैं क्या? कतर और चाइना दोनों का क्या ऐसा है जिसको हम लोग सीखते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि चाइना में कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्स हैं जो काफी टफ होते हैं और बच्चे उसको पास जी करते हैं काफी मेहनत के बाद, एक ही दो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, ऐसा वैसा। तो आप इसके जी बारे में बता सकते हैं? ओके। चाइना और इंडिया का जो स्टडी कल्चर है, कतर में जो स्टडी कल्चर था वो बेसिकली इंडिया का ही कल्चर था, क्योंकि हम लोग इंडियन स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कुछ पढ़ाई किया। लेकिन चाइना और इंडिया का जो स्टडी कल्चर है उसमें डिफरेंस ये है, जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि चाइनीज स्टूडेंट्स जो है बहुत ही डेडिकेटेड है उस चीज में, ओके, अपने एकेडमिक्स को रिलेटेड। लेकिन चाइना में सिर्फ एकेडमिक्स पे उन लोग का फोकस नहीं होता। इंडिया में बहुत बच्चों का रूटीन ये होता है, सुबह में उठे, लाइक 8th 10th के बच्चों की भी रूटीन, कि सुबह में उठे, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, फिर उसके बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन से वापस आए, फिर मदरसा गए, या मदरसा, फिर मदरसे से वापस आए, घर बैठे, होमवर्क किए, होमवर्क करके खाना खाए, सो गए, स्कूल, रिंस एंड रिपीट, सेम साइकिल हर दिन।
ओके, चाइना में सुबह उठे, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैडमिंटन प्रैक्टिस से वापस आए हैं, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करने के बाद घर पे कुछ हेल्प वेल्प किए, फिर उसके बाद सो गए। अगले दिन स्कूल गए, वापस आए, कराटे प्रैक्टिस पे चले गए, कराटे प्रैक्टिस से वापस आए, रिवाइज किए, सो गए। तो इंडिया में एकेडमिक को ही इतना वो करते हैं कि सिर्फ एकेडमिक्स ही हो रहा है। वहाँ के लोग क्यूरियस है ओवरऑल सारे चीजों को जानने के लिए और उन सभी में इन्वॉल्व होते हैं। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इतना प्रेशर हो जाता है कि उसी एजुकेशन को कंप्लीट करते करते पूरा दिन चला जाता है और पता नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। एजुकेशन सिस्टम इंडिया का जो है वो भी उतना बर्डनसम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, जितना हम लोग समझते हैं उतना बर्डनसम नहीं है जितना हम लोग वो किया। आपने नोटिस किया है कि एग्जाम से पहले हमेशा टीचर एक लिस्ट दे देती हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये पढ़ के आ जाएंगे, एग्जाम पास हो जाएंगे। स्पेशली क्लास के जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर एक लिस्ट दे देती है कि ये टॉपिक्स पढ़ के आ जाओ, एग्जाम पास कर लो। और जो टॉपर्स हैं उन लोग को वो लिस्ट नहीं दी जाती कि ये तो बच्चा जो है शर्मा जी का बेटा, ये तो पढ़ के आ ही जाएगा। प्रॉब्लम इसमें ये हो जाती है कि जो बच्चे टॉपर पे है ना, वो लोग पूरा सेमेस्टर लगा दिए हैं सब कुछ पढ़ने में। और जो लोग टॉपर्स नहीं है, जो थोड़ा बिलो एवरेज है या एवरेज लेवल पे है, उन लोग को अगर कभी लिस्ट मिल गई तो उन लोग को एक शॉर्टकट मिल गई कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के जा रहे हैं, तो उन लोग का काम आधा हो। जो स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई किए हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग को जब रिजवान सर सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपको एकेडमिक बेसिस देख करके ही किया, तो आप सब लोग अपने फील्ड में टॉपर्स पे थे, तो आप लोग को वो नहीं मिला, आप लोग को वो वाला शॉर्टकट रूट्स नहीं दिया गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें इसको पढ़ लो, काम आसान हो जाए। आप लोग ने पूरी मेहनत करके वहां तक पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज है, आप लोग ने पूरी मेहनत की है। लेकिन वो मेहनत अगर और एफिशिएंटली अप्लाई किया जाता, आप लोग का काम आधे टाइम हो जाता। किसी भी चीज में अभी आई एम नॉट श्योर आप लोग फील्ड में, लेकिन किसी भी चीज में किसी भी टॉपिक का एग्जाम है ना, एग्जाम की तैयारी करें उससे पहले आप उसका यूट्यूब पे जाके लास्ट मिनट रिवीजन या लास्ट रिव्यू वो वाली वीडियोस एक बार देख लीजिए। 15-20 मिनट की वीडियोस होंगी। वो जो होता है ना एक हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन 30 डेज, नहीं होता क्रैक यूपीएससी 30 डेज, किसी का नहीं होना 30 डेज। लेकिन वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि उसमें बता देगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, पढ़ के जाएगा। अब जब टॉपर को पता चल जाएगा कि जरूरी चीजें क्या है, तो वो खुद फिल्टर आउट कर देंगे कि यूजलेस चीजें क्या है। तो जब आप लोग मेहनत कर सकते हैं तो सही चीज पे मेहनत करिए, सारी चीजों पे नहीं करना है। जो आपको मेन टारगेट वहां, इंडिया में बहुत हुआ है मेरे साथ, मैंने खुद ये किया है, ये गलतियां मैंने खुद की हुई हैं कि सब कुछ याद करके जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस जो जरूरी चीज है वो करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ अगर जरूरी चीजों पे करेंगे तो आपका जो 6 घंटे आप पढ़ाई कर रही हैं वो आप 4 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो जो 2 घंटे हैं वो आप बैठ करके जिम जाइए, फ्लावर्स प्लांट करिए, मूवी देखिए, मम्मी के साथ बैठे रहिए, पकोड़े बनाए, जो आपकी मर्जी। वो 2 घंटे तो आपके होगा। इश्यू ये है कि हम लोग अपने काम में इतना वो हो जाते, डेडिकेटेड हो जाते कि ये करना है, अच्छे से पूरी मेहनत लगाना। मेहनत तो कर दिए, लेकिन अगर एफिशिएंटली करते तो ज्यादा अच्छा है। मेहनत से नहीं ये बच सब सकते, लाइक लेकिन स्मार्टली इनएफिशिएंसी से मेहनत बच। करना है, हार्ड वर्किंग जी, नहीं बल्कि स्मार्टली कोई भी काम को करना है। और नहीं भैया नहीं ये नहीं, जो है कि लाइक हार्ड वर्किंग करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क से नहीं बच सकते। आई एम सॉरी, ये मिसकंसेप्शन से बचिए कि कुछ आसान हो, आसान नहीं होने वाली चीज, स्मार्टली चीजें आसान लाइक नहीं होनी। स्मार्ट करना है बस उसे, उसको थोड़ा और हाँ एफिशिएंट करना है। बीमार पड़ गए तो रेस्ट करके रिकवर करके फिर पढ़ेंगे। ये नहीं कि बीमारी में नाक से पानी निकल रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तब भी बैठ करके रट रहे हैं। आप रेस्ट करिए, रिकवर होंगे फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, स्मार्टली काम करिए,
थोड़ा सा काम को स्टार्ट करने से पहले उसको एफिशिएंट कर लीजिए। एक बार वो एफिशिएंट हो जाएगा ना, फिर काम में ज्यादा मजा है। यहाँ प्रोग्रेस दिख रहा ओके भैया। है। रिजवान, या इंग्लिश पासपोर्ट है उनका, वही कहते हैं बच्चों के साथ जो करते हैं, तो एक्ट स्मार्ट नॉट हार्ड। एक्ट स्मार्ट उन्हीं का कहना है कि मतलब विषय वही बताता है, एक्ट स्मार्ट नॉट, आज का आपको स्मार्ट एक्ट करनी है। स्पेशली आप लोग जो CSC कर रहे हैं, आप लोग को थोड़ी स्टार्टिंग में होगा कि आप लोग ने कोड लिखा, आपका कोड रन कर गया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने 15 लाइन का कोड लिखा है और उसको आप 3 लाइन में भी लिख सकती हैं, तो आप वही करिए ना। वही एक्ट स्मार्ट करना है वहां पर। हर जगह सेम चीज नहीं होती। आप कोड को हमेशा छोटा कर सकते हैं, चीजों को हमेशा थोड़ा और एफिशिएंट कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए। और जाते जाते जो है कुछ चाइनीज में हो जाए। चाइनीज में हो गया। हाँ, कुछ कुछ आपको जैसे आपको मैंने कहा था, हाउ डिड यू से चाइनीज। नी हाओ, नी हाओ थोंग शुएन। राइट। और कुछ कुछ आप वर्ड पूछ सकते हैं जनरल बच्चों के, आप इसको क्या बोलते हैं? माशाल्लाह ही नोज चाइनीज आई थिंक, राइट। लिटिल बिट। हाँ मतलब हाँ, तो जैसे आपने बताया लोग जो है वहाँ चाइना में किसी को कुछ भी आते हैं कि थोड़ा थोड़ा, इंडिया में क्या है, हम लोग एक टैबू है कि इंग्लिश अगर कोई कोड के बोल रहा है उसकी मजाक उड़ा देंगे, है ना। अगर किसी फोनेटिकली बिल्कुल सही नहीं बोल रहा था उसको बिल्कुल हम विल मेक मॉकरी ऑफ हिम, राइट। बट वो दूसरे कंट्री में ये चीज नहीं होता है, कि हमने मॉकरी बना दिया, इस लैंग्वेज का आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत फॉरेन लैंग्वेज होती है ना, तो उसमें कंसिडर किया आने वाले बच्चे ने कोशिश की। तो दे आर वेरी हैप्पी जनरली, हम भी हमें चाइना हमने देखा है, और भी कंट्रीज मैंने विजिट किया, देखा कि ऐसा कुछ नहीं, टैबू नहीं होता है। दे आर वेरी हैप्पी दैट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू स्पीक दैट, जैसे आपने पहले बताया, मैं सुन रहा था। Just remember one thing, okay? If we talk again 5 साल बाद, अगर 5 साल बाद भी हमारी बात हुई, आई नीड टू टेल यू वन थिंग, गलतियां होंगी, उसको लेकर के कभी शर्माना नहीं है आपको। गलतियां होंगी, हंस लीजिए, मुस्कुराइए, बिस्मिल्लाह बोल के फिर से शुरू करें। ओके, लेकिन अगर गलतियों से आप भागना शुरू किए ना, तो आप कभी नहीं करने वाले, आप हमेशा भागते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ना है, गलतियां होंगी, करिए। सीनियर से थोड़ी डांट पड़ सकती है, होता है, मैं भी सुन के आया हूँ डांट, प्रोफेसर से डांट मुझे भी पड़ी है, लेकिन आगे बढ़ता है। मैं श्योर हूँ अगर हम लोग थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, रिजवान सर भी अपने बचपन में जब पढ़ाई कर रहे थे, वो भी डांट खा के ही पढ़े। वो आज आगे बहुत हो चुका है, लेकिन हर स्टूडेंट गलतियां करके ही आगे बढ़ता है। यू गोना डू ग्रेट। थोड़ा खुद में कॉन्फिडेंस रखिए, खुश रहिए और हंसते हंसते आगे बढ़िए। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाली। जस्ट थिंक स्मार्ट, वर्क हार्ड, पानी पीते रहिए, सेहत का ख्याल रखें, एवरीथिंग विल बी गुड इंशाल्लाह। चलिए, जियायो थोंगशुएन। जियायो मीन्स गो हेड, जियायो मीन्स तेल ऐड कर, बट गो हेड, ठीक है। मिंचियन जाइए, बाय बाय। Okay, take care. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Children, parents, yeah. Settle down.